हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है। सो एज वी नो द प्रोटीन दे आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड मिलकर के जो है प्रोटीन्स बनाते हैं। और जब अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो इट रिलीजेस फ्री अमोनिया। तो अमोनिया रिलीज करता है। जैसे अगर हम जो प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखें तो उसके लिए हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो जो अमीनो एसिड का उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमें अमीनो एसिड में जो है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। एक जो है यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। दूसरा जो है आपको NH3 जो आपका अमीनो ग्रुप है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और जो फोर्थ पोजीशन है ये वेरिएबल होगी। आर ग्रुप मीन्स के कोई भी यहाँ पर ग्रुप जो है प्रेजेंट। जैसे अगर हम सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, एलेनिन में CH3 होगा। तो ये जो आर ग्रुप है ये वेरी करता है आपके अमीनो एसिड में। बाकी सभी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन करेंगे दे विल मेक अ प्रोटीन चेन। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब अमीनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होगी, उनकी डिग्रेडेशन होगी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि वहां से अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो अमोनिया जो है वो रिलीज होगा। तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म हुई तो उससे क्या हुआ, तो हमने कहा उससे प्रोड्यूस हुआ क्या, अमोनिया। अब ये जो अमोनिया यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, होता क्या है कि ये जो अमोनिया है दिस इज टॉक्सिक टू द बॉडी। तो मैंने कहा ये जो अमोनिया है दिस इज टॉक्सिक टू बॉडी। ये बॉडी को जो है काफी टॉक्सिक होता है, स्पेशली ब्रेन के लिए। और इसको प्रॉपरली एक्सक्रीट भी जो है हम नहीं कर सकते। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज्यादातर आपको ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है स्पेशली फ्रेश वाटर फॉर्म्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, जो अमोनिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया होता है। बिकॉज जो यूरिया है वो एक तो लेस टॉक्सिक होता है, और दूसरा हमने इसमें बाकी बातें भी जब हम नाइट्रोजनस वेस्ट की कर रहे थे तो थोड़ा सा तीनों तरह की वेस्ट की हमने बातें जो है क्लास में की थी एक टॉपिक में। तो इसी टॉपिक पे हम आते हैं। तो हमने कहा कि जो अमोनिया है, जो कि मेटाबॉलिज्म जब हुई प्रोटीन की, अमीनो एसिड की डिग्रेडेशन हुई, अमोनिया रिलीज हुआ। और इस अमोनिया को हमने कहा ये टॉक्सिक होता है स्पेशली जो है ब्रेन के लिए, और इसको हम प्रॉपरली जो है बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि इस अमोनिया जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। तो यूरिया भी जो है ये टॉक्सिक है, बट इट इज लेस टॉक्सिक एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक होता है, और अगर हम यूरिया की बात करें तो ये लेस टॉक्सिक होता है। तो बॉडी इसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जिसको इजीली जो है क्या किया जा सकता है, एक्सक्रीट किया जा सकता है बॉडी से बाहर। तो यूरिन के साथ जो है यूरिया को जो है बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरा यहाँ पर एक साइकिल चलती है जहाँ पर अमोनिया से किस तरह से यूरिया बनता है, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं यूरिया साइकिल, या फिर इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है। बिकॉज जो फर्स्ट यहाँ पर एक साइकिल में हम आगे पढ़ेंगे जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, या आप ये कह लीजिए सबस्ट्रेट है, वो ऑर्निथीन है। तो उसी के नाम से जो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इनकी हमने क्लास में भी थोड़ी बातें जो है की थी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। बिकॉज जब भी अगर हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जैसे अमीनो एसिड का, तो यहाँ पर आपको अमीनो ग्रुप है तो मींस दिस इज नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो जो इसकी डिग्रेडेशन से वेस्ट वगैरह बनता है, अमोनिया हो गया दैट इज आपका, या अमोनियम आयंस हो गए, तो वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है। तो उसको एक्सक्रीट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज टॉक्सिक है। तो हम उसको यूरिया में जो कि लेस टॉक्सिक है उसमें कन्वर्ट करके क्या करते हैं, उनके बॉडी से बाहर जो है उसको कर दिया जाता है एक्सक्रीट। तो अब हम जो है ये जो पूरी साइकिल है इसको देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये साइकिल जो है ऑपरेट कर रही है। तो जो यूरिया साइकिल है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये होती कहाँ पर है। तो जो यूरिया साइकिल है इसकी जो लोकेशन है वो है लीवर। तो सबसे पहली चीज के कहाँ पर होती है, तो हमने कहा कि यूरिया साइकिल होती है कहाँ पर, लीवर के अंदर। तो यूरिया साइकिल लीवर में होती है पहली चीज। अब लीवर के अंदर कौन से सेल्स में जो लीवर के सेल्स हैं उनमें कहाँ पर होती है, तो लीवर के अंदर ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और साइटोसोल के अंदर। तो इसके कुछ स्टेप्स जो हैं, स्टार्टिंग के जो 2 स्टेप हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो इसके बाकी 3 स्टेप से कह लो वो होते हैं
साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर। तो इसके लिए आपको जितने भी एंजाइम्स चाहिए इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, यानी अमोनिया से यूरिया का बनना, वो सब के सब एंजाइम्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के अंदर होंगे, क्योंकि ये इन दो जगह के ऊपर जो है चलती है साइकिल लीवर के अंदर। अब हम इस साइकिल को अगर देखें तो ये स्टार्ट कहाँ पर होगी, तो ये स्टार्ट होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका जो है पहला स्टेप होगा, और जैसा हमने कहा कि इट विल बिगिन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये वाला जो आपको यहाँ पर है ये माइटोकॉन्ड्रिया का बताया, और बाकी ये वाला जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म का बताया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होगी तो क्या होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है कंबाइन करता है अमोनिया के साथ, या अमोनियम आइंस भी आप कह सकते हो, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइंस, या NH3 दैट इज अमोनिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आगे मल्टीपल स्टेप्स में बाइकार्बोनेट आइंस में भी जो है कन्वर्ट हो सकता है, तो बाइकार्बोनेट आइंस अमोनियम आइंस के साथ या इस तरह से वो कंबाइन करेंगे, और दोनों जब कंबाइन करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे कार्बोमाइल फोस्फेट। तो कार्बोमाइल फोस्फेट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, और इस पूरी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम है वो है कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज 1। तो इसको शॉर्ट में जो है CPS1 भी बोलते हैं, CPS1। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है उसको कैटालाइज करेगा, रिएक्शन उनको कंबाइन करेगा, और यहाँ पर इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ATP डिपेंडेंट एंजाइम है, 2 ATP का यूज किया जाएगा, और यहाँ पर जो फोस्फेट जो है यहाँ से निकलेगा उस फोस्फेट को जो है यहाँ पर अटैच भी कर दिया जाता है। तो जो आपका ये रिएक्शन है ये एक फोस्फोराइलेशन रिएक्शन भी है, और इस तरह से आपका कार्बोमाइल फोस्फेट जो है वो बना बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 एंड अमोनिया। अब ये जो कार्बोमाइल फोस्फेट बन चुका है, यहाँ पर एक और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि N एसिटाइल ग्लूटामेट जो कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है इस एंजाइम का, इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी आप जो है इसको सिंपल रिएक्शन को देख लेते हैं। अब कार्बोमाइल फोस्फेट जो बना है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना। अब ये जो आपका कार्बोमाइल फोस्फेट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये क्या करेगा, ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करेगा। तो हमने कहा कि जो ये कार्बोमाइल फोस्फेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही किसके साथ जो है, ऑर्निथीन अमीनो एसिड, इसके साथ जो है कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके ये क्या बनाएगा, सिट्रुलिन बनाएगा। और यहाँ पर जो एंजाइम ये रिएक्शन करवा रहा है वो है ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज। तो ये एंजाइम ने रिएक्शन कराई। तो ये सभी जो 2 रिएक्शंस हुई हैं अभी ये कहाँ पर हुई हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई हैं। अब क्या होगा कि ये जो सिट्रुलिन बना है ये माइटोकॉन्ड्रिया को लीव करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब सिट्रुलिन कहां पर आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब क्या होगा कि ये कंबाइन करेगा एक और अमीनो एसिड के साथ दैट इज एस्पार्टेट। तो एस्पार्टेट या जो आपका ये हम पढ़ रहे थे क्रेब्स साइकिल, वहां पर भी आप देखोगे कि हमने जो है जैसे यहाँ पर फ्यूमेरेट आ रहा है तो ये कुछ इंटरमीडिएट वहां पर भी पढ़े थे। तो आपके जो सिट्रुलिन है हमने कहा जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये जो है कंबाइन करेगा एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड के साथ, और कंबाइन करके ये क्या करेगा कि बना देगा आर्जिनोसक्सीनेट। और यहाँ पर ये वाला जो आपका रिएक्शन है वो भी एक ATP डिपेंडेंट है, तो ATP का यूज होगा, एक ATP यहाँ पर यूज हो रही है, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है दैट इज आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। तो इस एंजाइम ने जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज किया। और अब क्या होगा कि जो आर्जिनोसक्सीनेट है इसके ऊपर एक और एंजाइम काम करने वाला है दैट इज आर्जिनोसक्सीनेज। तो इस आर्जिनोसक्सीनेज एंजाइम ने इस आर्जिनोसक्सीनेट को तोड़ दिया 2 मॉलिक्यूल्स में। तो आर्जिनोसक्सीनेट को 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, वन इज आर्जिनिन एंड अदर वन इज फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट और आर्जिनिन दो जो है आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स में इसको तोड़ दिया गया है आर्जिनोसक्सीनेट को। अब जो आपका फ्यूमेरेट है ये हमने क्रेब्स साइकिल में जैसे पढ़ा था इसको वहां भेज दिया जाएगा, और जो आपका आर्जिनिन है तो आर्जिनिन जो है अब इसके ऊपर एक और जो आपका एंजाइम है आर्जिनेज वो काम करेगा, और इसको अब जो है दोबारा से लाइस कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, और इससे बना दिया जाएगा आर्जिनिन से क्या, एक तो आप यहाँ पर देखोगे कि ऑर्निथीन बन रहा है जो कि दोबारा से आगे साइकिल को चलाएगा, और दूसरा आर्जिनिन जो है वो लाइस होकर के क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिया।
तो यहाँ पर आर्जिनिन ने लाइस होकर के यूरिया प्रोड्यूस किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि H2O दैट इज वाटर की भी एडिशन होगी, और ये जो आपके एंजाइम आर्जिनेज है उसने ये रिएक्शन को कैटालाइज किया है। अब यूरिया जो है वो बन चुका है, तो यही आपकी जो साइकिल है इस तरह से कंप्लीट होती है। और जो यूरिया है इट इज लेस टॉक्सिक, और इसको देन आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किडनी के अंदर, और वहां पर जो है इसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। किडनी में आपने जो है जो एक्सक्रीशन है वो पढ़ा है अभी, जहां पर आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वगैरह वो सभी चीजें जो है उनको जो है पढ़ा है। तो वहां पर जो किडनी है वहां इसको भेज दिया जाएगा, और वहां पर जो है यूरिन की फॉर्मेशन होगी। तो ये है पूरी साइकिल, जो कि एक छोटी सी साइकिल है। इसमें आपके ये 5 एक स्टेप्स हैं, जिसमें से जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और बाकी के जो 3 स्टेप हैं वो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। पूरा जो आपका ये साइकिल चलने वाला है ये लीवर में चलेगा, और निथीन साइकिल भी इसको कहा जाता है। और इसमें ये तो सिंपल सी साइकिल, इसको आप इजीली जो है रख सकते हैं। इसमें एक और चीज आ जाती है, वो है इसका थोड़ा सा रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में जो है आपका सबसे यहाँ पर ये वाला जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो कि क्या है, एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 का, CPS1 का। तो ये जो एंजाइम है जो आपका सबसे पहले वाला एंजाइम है जो रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जो आपका पहला यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट, वो यही एंजाइम जो है बनवा रहा है। तो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये वाली जो यूरिया साइकिल है ये नहीं चलेगी। तो इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, ये वाला एंजाइम चाहिए आपको, CPS1 दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। लेकिन ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, एन एसिटाइल ग्लूटामेट चाहिए। तो वो एन एसिटाइल ग्लूटामेट क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा। अगर एन एसिटाइल ग्लूटामेट नहीं है तो इस मीन्स कि ये वाली जो साइकिल है नहीं चलेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक एंजाइम जो आपका है CPS1 शॉर्ट में, जिसको हम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 बोल रहे हैं, या शॉर्ट में उसको CPS1 कहा जाता है। हमने कहा कि इसको जो है क्या किया जाता है कि एक्टिवेट किया जाता है। ऐसे ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव रहता है। कब इनएक्टिव रहेगा, अगर एन एसिटाइल ग्लूटामेट नहीं है। तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट इसकी अगर एब्सेंस है तो ये भी इनएक्टिव रहेगा, अगर ये है तो ये एंजाइम भी क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। अब इसमें आप याद ये रखो कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट ये किस चीज से बनता है। जैसे आप यहाँ पर अगर इसका नाम भी देखो, एसिटाइल और ग्लूटामेट, यानी ये जो है इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए और ग्लूटामेट। तो ये बना जो है सिंथेसाइज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और ग्लूटामेट से मिल करके। अब होता क्या है कि अगर हमने कहा कि ये आपकी जो साइकिल है ये चलेगी क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में अमोनिया ज्यादा हो चुका है। अमोनिया जो है टॉक्सिक है, तो उसको आपने लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकालना है। तो मतलब चलेगा कब, जब अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो अमोनिया की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है वो किस केस में होगी, जब अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन होगी। उसी से अमोनिया जो है वो बनेगा जब अमीनो एसिड जो है टूट रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रही है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है। तो ऐसा होता है कि जब अमीनो एसिड जो है उसकी ब्रेकडाउन जो है वो ज्यादा हो, ब्रेकडाउन रेट इंक्रीज करेगा। जनरली क्या होगा कि एक्सेस में जो आपका नाइट्रोजन है वो भी एक्सक्रीट करना है, तो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ब्रेकडाउन है अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से एक सिग्नल जाएगा, जिसकी वजह से जो जो क्या होगा कि ग्लूटामेट की जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका जो ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है तो उससे जो ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उससे क्या होगा कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है इसकी भी जो सिंथेसिस है वो ज्यादा होगी। तो मतलब इसमें एक वर्ड में अगर आप बोलो तो सिंपल हम बोलेंगे कि अगर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन का या अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है तो उससे जो ग्लूटामेट है वो भी ज्यादा, और इन टर्न जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट है ये भी जो है ज्यादा जो है सिंथेसाइज्ड होगा। और जब ये ज्यादा सिंथेसाइज होगा तो उससे क्या होगा कि ये जा करके क्या करेगा, CPS1 को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। तो बस इतना सा है, सिंपल सी बात है कि हाई रेट
और ये भी जो है बनेगा ज्यादा, ये ज्यादा बनेगा तो ये CPS1 को एक्टिवेट कर लेगा, बस इतना है। तो लास्ट में सम अप करें तो आप सिंपल बोलोगे कि सम अप करने के लिए आप इतना याद रखेंगे कि हाई कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ आर्जिनिन है अगर, तो उससे भी क्या होगा, देयर इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ नैग, नैग क्या होगा, यही शॉर्ट में एन एसिटाइल ग्लूटामेट, ये भी ज्यादा बनेगा। तो हाई कंसंट्रेशन अगर आर्जिनिन की है तो वो भी इसकी ज्यादा कराएगा और ये जाकर के CPS को एक्टिवेट कर देगा, एक ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। और दूसरा जो हमने अभी बात की कि अगर आप प्रोटीन रिच मील लेते हो, अगर आप प्रोटीन रिच मील जो है उसको कंज्यूम करते हो तो उससे भी क्या होगा कि जो NAG की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से जो यूरिया साइकिल है वो भी आगे इनहेंस होगी, क्योंकि ये जाकर के CPS को जो है एक्टिवेट करेगा, ये अपना काम करेगा। तो इतना जो है इसमें याद रखेंगे। और तीसरा जो ऑलरेडी हमने ऊपर बात की कि ब्रेक डाउन अगर ज्यादा हो रहा है किसका, अमीनो एसिड का, तो उससे भी जो है ये ग्लूटामेट बढ़ेगा, और ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट की सिंथेसिस ज्यादा होगी, और इसकी सिंथेसिस ज्यादा होगी तो CPS को एक्टिवेट करेगा और ये आगे काम करेगा। तो इसमें ये है, तो सिंपल सी जो है ये आपकी साइकिल है जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती है। तो आज के लिए जो है इतना ही, अगर कोई आपकी कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप जो है उसको पूछ सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम द क्लास।